हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है टाइटल इंडियन इकोनॉमी 1947 से 1991। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं इसके अंदर मेनली मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग पे। किस पे रहेगा? इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि हम प्लान कैसे कर रहे थे, हम योजनाएं कैसे बना रहे थे। पंचवर्षीय योजनाएं, ये आपने टॉपिक सुना होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। वैसे तो जब मैं अपने ऑफलाइन सेशंस में कराती हूँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में इस सेशन को लेती हूँ। लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर मैं इस टॉपिक को कवर करती हूँ। पूरा पॉलिटिकल एंगल, हिस्टोरिकल एंगल, सोशल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, हर एंगल से इस टॉपिक को बताती हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम एक क्विक रिव्यू देख रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग कहो या 1947 से 2024 तक की मैं कहूंगी कहानी कहो, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं परचम क्लासेस के ऊपर। ये आपका टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातों को समझो। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप कितने होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम के 3 तरीके के टाइप होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले आप देख रहे हो कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसको कहते हैं पूंजीवादी प्रणाली। कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी पूंजीवादी प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, यानी लाभ कमाना ही उद्देश्य होता है। कैसे भी कमाए, बस प्रॉफिट कमाना है। तो ये नहीं देखेंगे कि सोसाइटी में नीड किस चीज की। ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ये ऐसा प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो गुड्स लाभ ज्यादा दे रहे हैं, जो गुड्स प्रॉफिटेबल। तो ये ऐसा नहीं देखेंगे कि मेरी सोसाइटी को अनाज की जरूरत है तो अनाज ज्यादा मैं प्रोड्यूस करूं, ऐसा नहीं देखेंगे। ये देखेंगे कि प्रॉफिट मुझे किन चीजों से हो रहा है, ये उन्हीं चीजों को बनाएंगे। यानी परचेजिंग पावर पर आधारित होकर ये चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम में सब कुछ प्राइवेट होता है। पब्लिक जो है, यानी जो सरकार है, वो बिजनेस के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड। जो लोगों को जरूरत है उसके हिसाब से चीजें नहीं बनेंगी, परचेजिंग पावर के हिसाब से चीजें बनेंगी। ठीक है, उसके बाद सोशलिस्ट सिस्टम यानी समाजवादी प्रणाली। इसमें क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, सारा फोकस इनका होता है वेलफेयर पे, कि हमें समाज के अंदर हित करना है, हमें लोक हित देखना है। यानी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि भाई क्या सोसाइटी को जरूरत है और किन चीजों का प्रोडक्शन होना चाहिए। ये प्रॉफिट को ध्यान में ना रखते हुए ये क्या देखते हैं, सोसाइटी की जरूरतों को देखते हैं। इसको कहते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। और इंडिया के अंदर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। मतलब हमारे यहाँ पे प्राइवेट काम भी है, हमारे यहाँ पे पब्लिक काम भी है। हम प्रॉफिट को भी ध्यान में रखते हैं, हम वेलफेयर का भी ध्यान में रखते हैं। भारत के अंदर ऐसी वाली स्कीम्स भी है जहां पे अनाज बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और वो स्कीम्स भी है जहां पे बहुत महंगे महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यानी कहने का भाव क्या है, हम मिक्सचर हैं दोनों सिस्टम के, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम के। तो इंडिया के अंदर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। इसके बाद देखिए, भारत का अगर हमें एक्चुअल स्टेटस पता करना है तो क्या है। इंडिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी है, मतलब हम समाजवाद की तरफ तो झुके हुए हैं, वेलफेयर तो अपना एजेंडा है ही, डीपीएसपी भी ये बात कहता है। ठीक है, इंडिया एक सोशलिस्ट सोसाइटी है जिसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर है, बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। पब्लिक सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है अपना, लेकिन प्राइवेट भी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट भी है, और डेमोक्रेसी भी। ठीक है, तो इंडिया का आज के दिन में अगर मैं एग्जैक्ट स्टेटस बताऊं तो ये स्टेटस है। ठीक, अब 2 तरीके की इकोनॉमी की और बात करते हैं। एक होता है ओपन इकोनॉमी और एक होता है क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पे किसी भी देश ने अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दिया बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने में। ओपन इकोनॉमी क्या है? जहां पे एक कंट्री बाकी कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड करने के लिए व्याकुल है, यानी कि वो क्या चाह रहे हैं कि हम दूसरे देश के साथ ट्रेड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां हो रहा है उसको कहेंगे ओपन इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी किसको कहते हैं? जहां पे बॉर्डर्स क्लोज हैं। वो नेशंस जो बिलीव नहीं करते इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो नेशंस जो बिलीव नहीं करते सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद फॉरेन मार्केट्स, उसको हम कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। तो आज के दिन कोई ऐसा देश नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी में बिलीव करेगा, क्योंकि आपको दूसरे देश की तो जरूरत पड़ेगी। आपकी ज्योग्राफी ऐसी होगी ही नहीं कि आप सब कुछ अपने ही देश में बना लेंगे, आप सेल्फ रिलायंट हो, ऐसा होगा ही नहीं। आपको दूसरे देश की जरूरत 100% पड़ेगी। तो ये होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी,
जहां पे बॉर्डर्स ओपन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो रही है दूसरे देशों के साथ, और क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पे हमारे बॉर्डर्स क्लोज है, बंद है, हम दूसरे देशों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे। तो ये ओपन और क्लोज इकोनॉमी का कंसेप्ट होता है। इसके बाद जो है 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। अब देखिए, अब कहानी आ जाती है 5 ईयर प्लान्स की। तो सबसे पहले तो जो ये प्लान है ये सोशलिस्ट कंसेप्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर भी हमको वेलफेयर पे काफी ध्यान देना था। और ये जो सोशलिस्ट प्लान है ये हमने, भारत ने रशिया से बोरो किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रशिया यानी यूएसएसआर से हम लोगों ने लिया है। और सबसे पहले अमेरिका था जिसने बहुत छोटे लेवल पे प्लानिंग बनाई, उसके बाद रशिया ने ये प्लानिंग बड़े लेवल पे बनाई 1928 में। भारत के अंदर भी इकोनॉमिक प्लानिंग का ड्राफ्ट तैयार करते हैं एम विश्वेश्वरैया 1934 में। देन नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, ये सब बनते हैं। उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भारत के अंदर फाइनली 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को क्या होता है, 15 मार्च 1950 को भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है। और ये प्लानिंग कमीशन को ये कहा गया कि आपको 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं। लेकिन जब मोदी जी आए, मोदी जी ने 1 जनवरी 2014 को ही, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये बना दिया। और ये कहा कि अब जो 12th 5 ईयर प्लान था जिसे प्लानिंग कमीशन ने बनाया था वो लास्ट होगा, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनेंगे, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं बनेंगे। तो ये काम किसने किया, भारत सरकार ने किया, यानी मोदी सरकार ने किया। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग जो है यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया 1 जनवरी 2015 को। आज के दिन भारत में कोई 5 ईयर प्लान्स नहीं बनते हैं, आज के दिन नीति आयोग है जो हमारा थिंक टैंक है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर थे, और नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही हैं, ठीक है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो प्लानिंग कमीशन का भी और नीति आयोग का भी एज इट इज चेयरमैन बन जाएगा। 2015 में मैंने आपको बताया नीति आयोग को रिप्लेस कर दी, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और 5 ईयर प्लान्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया कि अब से 5 ईयर प्लान्स नहीं बनेंगे, ठीक है, अब से 5 ईयर प्लान्स नहीं बनेंगे। अच्छा, गोल्स क्या थे इन 5 ईयर प्लान्स के, ये चाहते क्या थे, एक तो ये चाहते थे देश में ग्रोथ, ठीक है, देश में ग्रोथ हो ये चाहते थे। फिर चाहते थे देश मॉडर्न बने, हम टेक्नोलॉजी को सीखें। 7th 5 ईयर प्लान के बाद हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन पे ही खासा ध्यान दिया है। हम सेल्फ रिलायंट बने, दूसरे देशों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हम ना रहे, और अपने यहाँ पे इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, अपने यहाँ पे इनइक्वालिटी असमानता रिड्यूस हो, यानी हम इक्विटी की तरफ जाना चाहते थे, हम समता की तरफ, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो भारत सबके पास पहुंचाना चाहता था, हम इक्विटी को प्रमोट करना चाहते थे। तो ये जनरल गोल्स थे 5 ईयर प्लान्स के, ठीक है, जो हमने बात की अभी देखते हैं आगे। अब ये देखो, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1951 में, उससे पहले ही भारत के अंदर बहुत सारी प्लानिंग्स बन जाती है। तो 1944 में ही बॉम्बे प्लान बन जाता है। ये बॉम्बे प्लान क्या है, 1944 में बनता है। बॉम्बे प्लान का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि बॉम्बे के अंदर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे होते हैं, और वो देखते हैं कि भारत का ग्रोथ कैसे होगा। क्या सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, या एग्रीकल्चर के साथ हम इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान दें, हम किस चीज पे ध्यान दें, हमें लैंड रिफॉर्म्स कैसे करने चाहिए। तो इन चीजों की बातें होती है बॉम्बे में 1944 में, जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा कि हम एग्रीकल्चर को रिस्ट्रक्चर करेंगे, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करेंगे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करेंगे, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं उनको डेवलप करेंगे, जरूरी और कंज्यूमर गुड्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, स्मॉल मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएंगे। ये सारी चीजें जो है बॉम्बे प्लान के अंदर सोची गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1945 में ही गांधीयन प्लान आ जाता है। गांधीयन प्लान को बनाया आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, और इन्होंने क्या कहा कि हमको स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री बनानी चाहिए, यानी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज कर दो। सिर्फ और सिर्फ अर्थव्यवस्था बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ना रहे, छोटे छोटे गांव के लेवल पर भी इकोनॉमी प्रमोट हो, यानी कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करो। उसके बाद आता है 1945 में ही पीपल्स प्लान, जिसको एमएन रॉय ने बनाया, मानवेंद्र नाथ रॉय ने बनाया। ये 10 ईयर पीरियड का एक प्लान था, जिसके अंदर ये कहा गया कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं,
लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ एक बैलेंस बना के रखेंगे, यानी इंडस्ट्रीज भी जरूरी है और एग्रीकल्चर भी जरूरी है। उसके बाद 1950 में आता है सर्वोदय प्लान। इसको जयप्रकाश नारायण लेके आए थे, जयप्रकाश नारायण। इसमें भी यही कहा कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, इंडस्ट्री को प्रमोट करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करो, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करो, फॉरेन टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट हो जाओ। इन्होंने कहा फॉरेन टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो ये था सर्वोदय प्लान, जिसके बारे में अभी बात की। 1950 में जयप्रकाश नारायण इसको लेके आए थे। अब इसके बाद 50 के बाद 15 मार्च 1950 को ही हमारा प्लानिंग कमीशन बन चुका है, और उस प्लानिंग कमीशन ने टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए। पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 से लेके 1956 तक चलता है, ठीक है। और जिसका मॉडल क्या लिया गया, जिसका मॉडल लिया गया हैरोल्ड डोमर मॉडल, जिसका मॉडल क्या लिया गया, हैरोल्ड डोमर मॉडल लिया गया, ठीक है। तो यानी अब मैं उस हैरोल्ड डोमर मॉडल की बात कर रही हूं। वो क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इसको इंप्लीमेंट किया गया और इसने डुअल कैरेक्टर को हाईलाइट किया। जैसे हमें नेशनल इनकम को तो प्रमोट करना ही करना है, साथ में कैपेसिटी प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, यानी हमें डिमांड पे भी ध्यान रखना है और हमें सप्लाई पे भी ध्यान रखना है। ये हैरोल्ड डोमर मॉडल बताता है, ठीक है। उसके बाद नेहरू महालनोबिस मॉडल आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है 1956 से 61 चलेगा, जहां पे हम पीसी महालनोबिस की बातें मानेंगे। और पीसी महालनोबिस ही, ये जो महालनोबिस जी हैं, यही हमारे इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग के आर्किटेक्चर भी। अगर कोई कह दे हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, तो आप बताएंगे पीसी महालनोबिस, ठीक है। स्टैटिस्टिशियन थे ये। 29 जून को इन्हीं के जन्म दिवस पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमको कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स दोनों पे ध्यान देना होगा, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दो, ताकि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तेजी से हो सके। फिर उसके बाद ये तो 61 की बात बता दी मैंने, 56 से 61 ये बता दी मैंने, 1951 से 56, ठीक है। अब बात कर रही हूं मैं राव मनमोहन मॉडल की। ये 1991 में आता है, 1991 में 1991 में आता है। इसके अंदर क्या था, राव का मतलब क्या है, पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन का मतलब क्या है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों ने मिलकर देश के अंदर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, तो आईएमएफ से लोन लेके देश की परिस्थिति को संभाला था। एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इसको ध्यान दिया, इसको संभाला। और इसी पूरे मॉडल को राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है अमर्त्य सेन मॉडल। अमर्त्य सेन मॉडल जो है ये कैपेसिटी डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट पे और फ्रीडम पे फोकस करता है। तो ये है अमर्त्य सेन मॉडल। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक मॉडल्स जो पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए। अब हम चलते हैं 12 पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ, यानी 12 5 ईयर प्लान्स की तरफ। तो पहला 5 ईयर प्लान जो है, एक एक चीज आप ध्यान रखेंगे इसका। पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951 से 56 तक चलेगा, ठीक है। हमने ग्रोथ को टारगेट किया था 2.1% ग्रोथ करेंगे, लेकिन हो गई 3.6, मतलब कि मोस्ट सक्सेसफुल प्लान ये अपना रहा था, ये अपना मोस्ट सक्सेसफुल प्लान रहा था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। मॉडल कौन सा लिया था, हैरोल्ड डोमर, बताया मैंने आपको, ठीक है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, पावर ट्रांसपोर्ट, इन सब पे ध्यान दिया गया। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान आएगा 1956 से 61 के बीच में, जहां पे हमने टारगेट रखा कि हम 4.5% ग्रोथ को अचीव करेंगे, लेकिन कर सके केवल 4.3%। और ये महालनोबिस प्लान पर आधारित था। यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज द की पॉइंट हियर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, इन पे ध्यान दिया गया, ठीक है। फॉरेन लोन्स को कैसे हम सब्सटेंशियली, इंपोर्ट्स कम करके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, इन चीजों पे ध्यान दिया। फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल प्लान रहा। मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान अगर कोई आपसे पूछने लगे तो आप बताएंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, बिकॉज इस समय क्या क्या हो गया था। 1962 में इंडो चाइना वॉर हो गया, 1965 में सूखा भी आ जाता है भारत में और पाकिस्तान से वॉर भी हो जाती है, और 1966 में हमारी करेंसी भी डिवैल्यू हो जाती है, करेंसी डिवैल्यूएशन हो जाता है। ये सारे काम एक साथ हो जाते हैं
जिसके चलते 1961 टू 66 भारत के लिए बहुत स्ट्रगलिंग समय रहा है और भारत की जो जितने भी हमारे टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो सके थे। हमने सोचा तो था कि 5.6% अचीव करेंगे, लेकिन इन सब दुर्घटनाओं की वजह से हम अचीव कर सके केवल 2.84%। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया और हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस किया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो लेट मी ये मैं अपनी फोटो हटा देती हूँ यहाँ से 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या काम हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान दिया गया और फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है स्टूडेंट, भारत के हालात इतने नाजुक हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि इंडिया जो है आगे प्लानिंग की सोचता ही नहीं है। इंडिया आगे प्लानिंग की सोचता ही नहीं है। भारत को पता ही नहीं अब करना क्या है। इंडिया प्लानिंग की सोचता ही नहीं। वो कहता है कि मेरे को तो अब 3 एनुअल प्लान यानी कि छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम हार चुके थे, चाइना से युद्ध हार चुके थे और भारत का मनोबल बिल्कुल गिर चुका था। पैसा था नहीं हाथ में, देश में कंगाली छाई हुई है, तो अब आगे की प्लानिंग क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान हॉलिडे ले लिया। हमने क्या किया, हम लोगों ने प्लान हॉलिडे ले लिया, यानी कि अब आने वाले 3 साल भारत ने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, हमने प्लान हॉलिडे ले लिया। और ये एक एक साल का 3 बार हॉलिडे लिया। 1966 टू 67 लिया, देन 67 टू 68 एंड देन 68 टू 69। इसको प्लान हॉलिडे कहते हैं। यहाँ पे हमने इन 3 सालों में अपनी एग्रीकल्चर जो खराब हो गई थी सूखे की वजह से, थर्ड 5 ईयर प्लान में उसको डेवलप करने की बात करी और ग्रीन रेवोल्यूशन को शुरू कर दिया 1966-67 में, जिसमें एमएस स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने प्रमोट किया। ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी के सीड्स लेके आए गए मैक्सिको से और हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर उनको स्प्रेड किया गया। व्हीट और राइस के वो बीज थे जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अभी फोर्थ 5 ईयर प्लान आ जाए। अब फोर्थ 5 ईयर, थर्ड के बाद अब फोर्थ, वो पीछे 3 साल वहां कोई प्लानिंग नहीं बनी, इसलिए अब फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो टारगेट रखा 5.7 पर अचीव कर सके 3.3, क्योंकि भारत में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, यानी भारत जो है स्टेबल नहीं। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ज्यादा थी। हम गडगिल स्ट्रेटजी से एडहेयर रहते हैं। गडगिल जो है प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम काम को आगे बढ़ाते हैं। पहली बार यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात की गई कि वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होने देंगे, ये बात हो रही है। ठीक है, और जो भी आउटकम्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, इंडो पाकिस्तान वॉर के, फैमिली प्लानिंग के, उन पे ध्यान दिया गया। और जो प्रिवी पर्सेस थे उनको एबॉलिश किया गया। प्रिवी पर्सेस का मतलब क्या है, राजाओं को जो अभी भी स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे पेंशन के रूप में, उनको बंद कर दिया। इंदिरा गांधी जो है यहाँ पे पीएम बन चुकी थी। इंदिरा गांधी देश की पीएम बन चुकी हैं और आते ही उन्होंने 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। 14 प्राइवेट बैंक को सरकारी बना दिया। 14 बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंक नेशनलाइजेशन पे, प्रिवी पर्स के एबॉलिशन पे, इन पे ध्यान दिया। अब इसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान आएगा 1974 से 79 का, जहां पे हमने टारगेट रखा 4.4% का, पर अचीव कर सके 4.8, मतलब अब भारत फिर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे इंदिरा गांधी चरम सीमा पे है, अपनी पूरी पावर के अंदर है। सारे एमपी एमएलए आप देखोगे कांग्रेस का राज पूरा फैला हुआ था। 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे, गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस। ये हमने ऑब्जेक्टिव रखे कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे और इरेडिकेशन कर देंगे पॉवर्टी का। और न्यू प्रोग्राम्स यहाँ पे लेके आए, मिनिमम नीड प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। इनके अंदर क्या था, इसमें मैम इंदिरा गांधी ये बता रही थी कि मैं किन किन चीजों पे ध्यान रखूंगी, उन्होंने ऐसे 20 पॉइंट्स बता दिए थे कि इन 20 पॉइंट्स के ऊपर मैं अब आगे फोकस करने वाली हूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता क्या है, 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है, जिससे हमारे देश की सियासत फिर से गड़बड़ा जाती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। अब फिर जब इलेक्शन होंगे तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता गवर्नमेंट की सरकार आएगी और वो रोलिंग प्लान लेके आएंगे 1978 से 80 का।
मोरारजी देसाई यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से, जनता पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से 2 साल में ही इनकी सरकार गिर जाती है और फिर से मैडम इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब 5th 5 ईयर प्लान तक मैम चला चुकी हैं। अब बात करते हैं हम 6th 5 ईयर प्लान की। 6th 5 ईयर प्लान में हमने मॉडल क्या लिया? 6th 5 ईयर प्लान में 80 से 85 तक का ये टाइम पीरियड रहता है और 5.2 सोचा था, 5.66 हमने ग्रो किया। नेशनल इनकम, टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, इन पे ध्यान दिया। स्लोगन अडॉप्ट किया, गरीबी हटाओ, दे तो पहले ही दिया था लेकिन अडॉप्ट अब किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन पे ध्यान दिया। रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इन सब चीजों पे अब भारत जो है वो ध्यान दे रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इंफ्रा डेवलपमेंट, ये सारी चीजें अब अपने फोकस एरिया में है। अब बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की, जो 1985 से 90 तक चलता है। यहाँ पे हमने सोचा था 5% ग्रोथ करेंगे, पर बहुत अच्छा ग्रोथ किया, 6.1%। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे ध्यान दिया है। यहाँ पे अब इंदिरा गांधी एक्सपायर हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, उनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। और अब जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आना, सेबी भी इसी समय बन रहा है, शेयर मार्केट ग्रो कर रही थी देश में, तो ये 7th 5 ईयर प्लान में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, राजीव गांधी की हत्या के बाद देश की सियासत फिर गड़बड़ा जाती है, क्योंकि राजीव गांधी जी को भी श्रीलंका विवाद में, लिट्टे विवाद में उनकी भी हत्या की जाती है। अब देश फिर से खड्डे में चला जाता है, भारत के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं होता, इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है और देश के अंदर नुकसान हो रहा है। 1991 में यहाँ पे मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव दोनों मिलके एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट करते हैं आईएमएफ की सलाह से। आईएमएफ से बहुत सारा हम लोन लाते हैं और उस लोन की मदद से और एलपीजी मॉडल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, भारत को एक नई दिशा देते हैं, जिसको नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो अब आगे क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, 8th 5 ईयर प्लान आएगा 1992 से 1997। देखो 7th जो है 1990 तक रहा था, फिर 91-92 भारत के हालात खराब हैं, तो अब 8वीं पंचवर्षीय योजना आएगी 92 से 97 के बीच में, जहां पे हमने टारगेट रखा था 5.6 और अचीव किया 6.8। राव मनमोहन सिंह मॉडल, यानी अब भारत खूब एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल हमने ओपन कर दिया था। ठीक है, और सोशल स्पेंडिंग को नेग्लेक्ट कर दिया। अब कोई ज्यादा ऐसी पॉलिसीज नहीं चला रहे कि सब्सिडी देंगे, पेंशन देंगे, क्योंकि भारत को परेशानी थी भाई, पैसे नहीं थे। तो अब हम सोशल स्पेंडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान आएगा 1997 से 2002 का। यहाँ पे 8% ग्रोथ सोची थी, अचीव की 7.6, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता फिर से आती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के अंदर मामला थोड़ा सा गड़बड़ था सियासत को लेके। तो यहाँ पे अब क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, रूरल एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस, रीजनल बैलेंस, इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, अब फाइनेंशियल सेक्टर भी इंटीग्रल पार्ट बन चुका था हमारी प्लानिंग का। मैंने कहा ना पहले ही सेबी वगैरह बन गए थे, अब प्लानिंग के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को भी ध्यान में रखा जा रहा था। इसके बाद 10th 5 ईयर प्लान आएगा 2002 से 2007 का, जहां सोचा था 8% पर अचीव किया 7.6। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी स्टूडेंट्स, ग्लोबल क्राइसिस। 2007 में पूरे विश्व के अंदर क्राइसिस आ जाते हैं, पूरे विश्व में क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, और जिसके चलते देश की हालत फिर से गड़बड़ा जाती है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव लिए थे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जेंडर गैप को नैरो कर देंगे, लिटरेसी रेट बढ़ाएंगे, डिकेडल रेट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का उसको बैलेंस करेंगे, मोर्टेलिटी रेट को भी काफी हद तक 2007 तक 45 पर 1000 बर्थ्स जो है वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, और कैपिटल आउटफ्लो को मिनिमाइज करेंगे, इनफ्लो होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। जीडीपी को 8% पर ईयर ग्रोथ कर देंगे, लिटरेसी लेवल को बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे, डोमेस्टिक सेविंग बढ़ाएंगे
और यूनिवर्सल एक्सेस ले आएंगे प्राइमरी एजुकेशन का। ये सब हमने सोचा था 10th 5 ईयर प्लान के अंदर। इसके बाद अब 11th 5 ईयर प्लान आएगा। 11th 5 ईयर प्लान स्टूडेंट्स 2007 से 12 तक चलता है, यूपीए की गवर्नमेंट है। 9% ग्रोथ की सोची थी, 8% अचीव कर सके, क्योंकि अब बैंक्स जो हैं थोड़े से कमजोर होते जा रहे थे। इस समय भारत में एनपीए की समस्या आ चुकी है भारत के अंदर, जो हाई होती जा रही थी। यहाँ पे हमने थीम ली टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? जहां पे आप हर सेक्टर की ग्रोथ की बात कर रहे हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, कैसा भी सेक्टर है, हम हर सेक्टर की बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। अब 12th 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से 17 का। 8.2% की सोची थी, अचीव कर सके केवल 6.9, क्योंकि 2015 के बाद से प्लानिंग का उद्देश्य ही खत्म हो गया और इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो अब आपकी 12th 5 ईयर प्लान जो है ये लास्ट थी, जहां पे हमने थीम रखी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यूपीएससी 2014 में भी पूछा गई ये थीम। तो ये थे 12 पंचवर्षीय योजना। अब क्या हुआ? प्लानिंग कमीशन हट गया, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग ने कहा मैं कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाऊंगा, अब हम 3 तरीके के विजन रखेंगे, 15 ईयर विजन, 7 ईयर विजन, 3 ईयर विजन। 15 ईयर यानी 15 साल का विजन। कुछ स्कीम्स ऐसी होंगी जो 15 साल तक के लिए चलेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो 7 साल के लिए, और कुछ ऐसी जो 3 साल के लिए। तो अब भारत के अंदर कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनता, अब इन 3 विजन्स के हिसाब से काम होता है। ठीक है। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। कहां से हमने बोरो किया 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट? अगर ध्यान से मेरी बात सुनी है तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बड़े आसानी से दे देंगे। और ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने एक ब्रीफ समरी आपको दी है, बिकॉज ये बहुत लेंथी और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, लेकिन हमने इसका जो डाटा वाला पॉइंट है या जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।